दुबई में मामला 1-1 की बराबरी पर छूटा, यानी कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक एक मुकाबला जीतने में कामयाब रही और ऐसे में अब सबको इंतजार 23 अक्टूबर का है, जब वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों के लिए वर्ल्ड कप का आगाज एक दूसरे के खिलाफ वो करेंगे और ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि अब इस मुकाबले की जो टीम चुनी गई है दोनों टीमों की तरफ से, उसमें क्या कुछ बैलेंस नजर आ रहा है। एक सर्वे किया हमने और उस सर्वे में ये पता चला कि कुछ डिपार्टमेंट में भारत नजर आ रहा है तो कुछ डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने जो 2 बदलाव किए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम थोड़ी ज्यादा बेहतर बैलेंस में नजर आ रही है। अब एक्चुअली इस सर्वे का क्या लबो लबाब निकलता है, क्या नतीजा निकलता है, इस पर तो आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर रह चुके हैं सबा करीम हमारे साथ हैं, इस समय दुबई से लौटे हैं और सबा भाई को हमने सीधे स्टूडियो बुला लिया इसलिए क्योंकि आज जो चर्चा होनी थी इतनी दिलचस्प है और हम चाहते हैं हमारे फैंस भी हमारे साथ जुड़े और अपने रिएक्शन दें, अपने क्वेश्चन भेजें कि भारत और पाकिस्तान की जो दोनों टीमें जो स्क्वाड चुने गए हैं उसमें कौन सी टीम ज्यादा बेहतर। पाकिस्तान की तरफ जाए तो शान मसूद की यहाँ पे वापसी हो रही है। खुशदिल शहाब पाकिस्तान की तरफ जाए तो शान मसूद की यहाँ पे वापसी हो रही है। खुशदिल शहाब अपनी जगह बचाने में कामयाब रहा है। हैदर अली टीम में आसिफ अली और बाबर आजम यानी फकर जमा आपको यहाँ पे टॉप ऑफ द ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है। अब बल्लेबाजी में तो सीधे तौर पर सबा भाई लग रहा है कि हम 19 नहीं बल्कि 21 नजर आ रहे हैं फिलहाल जो ऑन पेपर दोनों टीमों को अगर हम एनालिसिस करें तो। राजीव सिर्फ ऑन पेपर ही है ये जो आपने तुलना की है दोनों टीमों की। दोनों ही टीमों में ये नज़र आया है कि जो जिस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए, जो दृढ़ता के साथ बल्लेबाजी होनी चाहिए, जो जिस प्रकार से आपको दबाव में बल्लेबाजी करनी है वो देखने को मिला नहीं है। अब हम भारत के बारे में अगर हम बात करें तो जब दबाव भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर पड़ा और वो भी बड़े मैचेस में, जब एक तरह का नॉकआउट मैच था वहाँ पर हमारी बल्लेबाजी बिखर गई। तो चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या फिर हमारा टॉप ऑर्डर हो या हार्दिक पांड्या हो, जिस तरह की उम्मीद थी वहाँ पर उस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला नहीं। पाकिस्तान की हालत तो हमसे भी बुरी है। उन्होंने फखर जमा को इस समय बाहर कर दिया है, उसके जगह पर कई सारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं। शान मसूद को मौका मिल रहा है, हो सकता है कि शान मसूद नंबर 3 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। हैदर अली एक यंगस्टर है, उनको खेलने का मौका नहीं मिला है, वो ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं इस समय उनको टॉप ऑर्डर पे जो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर है उनका भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो हाँ, ये दोनों टीमों में अब ये परेशानी ज़रूर है इस वक्त, क्योंकि टॉप जो हम 5 बल्लेबाज दोनों टीमों के देख रहे हैं सबा भाई, क्या विराट कोहली एक बड़ा फर्क डाल रहे हैं और सूर्य कुमार यादव जिस फॉर्म में है, क्योंकि सामने जैसे हम जाते हैं हैदर अली और खुशदिल शाह जो शायद एक्सपीरियंस के लिहाज से भी और फॉर्म के लिहाज से दोनों लिहाज से कहीं भी ठहरते नहीं है विराट और सूर्य कुमार यादव के सामने। सिर्फ विराट कोहली के सामने तो ऐसे भी कोई नहीं ठहर सकता है राजीव, जिस तरह का फॉर्म उन्होंने दिखाया है लास्ट वाले मैच में। उम्मीद यही है कि वही फॉर्म अगर आगे भी रहेगा तो फिर भारत का दबदबा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव के बारे में मैं अभी भी अपने कमेंट्स को रिजर्व रखना चाहता हूं। मैं अभी भी मैं जान रहा हूं कि उनके अंदर शानदार कला है, पर वो कला नज़र आनी चाहिए बड़े मैचेस में जब आपकी टीम दबाव में है। वो अभी तक मुझे देखने को मिला नहीं है। बायलैटरल एंगेजमेंट्स में जो भी रन बना लें उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है, आपके अंदर विश्वास बढ़ जाता है, पर अंत में जब आप मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, बड़ी टीमों के साथ जब आपका मुकाबला हो रहा है, वहां पर आप किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं वो अभी भी दिखाना बाकी है सूर्य कुमार यादव को। रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, इन सबों ने कई सालों से इस प्रकार की पारियां खेली हैं, पर सूर्य कुमार यादव का अभी भी मुझे इंतजार है। एक बार वो लय उन्होंने पकड़ ली तब मुझे लगता है कि स्किल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये भारत के लिए। सबा भाई, तमाम जो पाकिस्तान के जो फैंस है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और इन सब का जो सवाल है बड़ा एक तरह से कहा जाए बायस सवाल नहीं है। उनका साफ मानना है कि इंडियन टीम ज्यादा बेहतर है बैटिंग डिपार्टमेंट में, और अगर इनकी बैटिंग भारत की चली तो पाकिस्तान बहुत आसानी से मुकाबला हार जाएगा। क्या वाकई आपको लग रहा है कि हम क्योंकि नाम ज्यादा सुनते आ रहे हैं कि रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, नाम की वजह से हमको ज्यादा भारी भरकम लग रहे हैं अपेक्षा इसके कि बाबर आजम, आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, इन सब की कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं है। शान मसूद की वापसी आप पहले तो किस तरह देखना है, फकर जमा को जो ड्रॉप किया गया? इसका मतलब यही है कि शान मसूद ने जो लोकल लीग होती है वहाँ पर, जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग होती है वहाँ पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, इसी वजह से उनकी वापसी हो रही है। फखर जमा को कई बार मौका मिल चुका है नंबर 3 पर, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं है, इसी वजह से ये परिवर्तन देखने को मिला। आपने बात की कि ऐसे भी अगर हम देखेंगे ऑन पेपर
भारत की टीम ज़्यादा मजबूत नजर आती है, भारत की टीम में संतुलन अच्छा है। पर अंत में, और इसके बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, रेपुटेशन हो गया, अनुभव हो गया, उसको आप दरकिनार के करके ही आप मैदान में उतरते हैं। तो अंत में दबाव में जब जब नर्व ज़्यादा आपके काम करने लगते हैं, वहाँ पर कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो अंदर जाकर दबाव में परफॉर्म करे, उसी खिलाड़ी को मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं मैचेस जिताने के। जिस तरह से मोहम्मद नवाज ने गेंदबाजी की और बल्लेबाजी की भारत के विरुद्ध, हाँ उन्होंने सरप्राइज किया, उन्होंने उनको प्रमोट किया गया था और शानदार तरीके से उन्होंने एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया। सवा भाई कुछ सवाल और भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के ही दर्शक ज्यादा जुड़े हुए अभी हमारे साथ। उनमें से एक ये कहना है कि भारत से भले ही पिछला मुकाबला जीत गए थे, बट तीनों डिपार्टमेंट में भारत ज्यादा बेहतर है। अभी तो हम बैटिंग पे आए हैं, फिर धीरे धीरे हम ऑलराउंडर्स पे आएंगे और बॉलर्स पे आएंगे, लेकिन अभी बैटिंग डिपार्टमेंट और इन बैट्समैनों की फील्डिंग को भी अगर हम ऐड ऑन कर दे तब भी ज्यादा बेहतर स्थिति में भारतीय टीम लग रही है। और पाकिस्तान के जो दर्शक या फैंस है जो जुड़ रहे हैं, उनका मानना तो फिर ठीक है जिस तरह से वो कह रहे हैं। नहीं, उनका मानना ठीक है, इसीलिए हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इस वक्त भी अगर हम देखेंगे तो भारत का संतुलन काफ़ी अच्छा है। भारत में कई सारे मैच विनर्स हैं, इनमें वो गुण भी है, उसके साथ साथ वो एबिलिटी भी है मैच में परफॉर्म करने के लिए। बल्लेबाजी हमारी काफ़ी अच्छी है, पर वही है, बल्लेबाजी तो अच्छी होनी चाहिए, वो तभी पता चलेगा जब आप मैच खेल रहे हैं। और एशिया कप में हम लोगों ने देखा है, उसके बारे में, उन खामियों के बारे में भी हम लोगों ने बात की है। पर अगर हम ऑन पेपर देखेंगे तो भारत जरूर है आगे इस समय पाकिस्तान से। चलिए अब विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में फटाफट नजर डाल लेते हैं। हमने 2 विकेट कीपर चुने, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। वहीं पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान उनके एक विकेट कीपर है। वहीं दूसरे विकेट कीपर भी के बारे में आगे बातचीत करेंगे, बट अभी अहमद कुरैशी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, उनको भी इस चर्चा में हम शामिल करेंगे आगे। सबा भाई, लेकिन ये बड़ा फर्क डाल रहे हैं कि यहाँ पर आप पाकिस्तान को एक बड़ा एडवांटेज देख रहे हैं। रिजवान बहुत अच्छे फॉर्म में, कंसिस्टेंट है। एक तो सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में शायद सबसे कंसिस्टेंट T20 प्लेयर है। क्या यहाँ पर थोड़ा सा जो पड़ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा देख रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत ही स्टेबल फोर्स है पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान, और काफ़ी मैचेस में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। कीपिंग तो बहरहाल अच्छी ही है, उसके साथ साथ ये जो टॉप ऑर्डर है उसको पूरी तरह से संभाल के रखा है मोहम्मद रिजवान ने। इनमें वो भी खूबी है कि 6 ओवर के बाद भी पावर प्ले ख़त्म हो जाए उसके बाद भी ये लंबी पारी खेल सकते हैं, और कई बार इस तरह की पारियां मोहम्मद रिजवान ने खेली है। भारत के लिए परेशानी ये है कि कौन खेलेगा, सबसे पहले ये एक मसला है। और उसके बाद जिस प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद है विशेषकर ऋषभ पंत से, वो देखने को मिला नहीं। पर मुझे अभी भी यकीन है कि अगर हम ऋषभ पंत को उस तरह से सपोर्ट करेंगे और उनकी जगह अगर हम पक्की कर देंगे 11 में, तो जो परिणाम हमें टेस्ट मैचेस में देखने को मिले हैं या फिर वनडे क्रिकेट में कुछ हद तक देखने को मिले हैं, कुछ उसी प्रकार के प्रदर्शन ऋषभ पंत का हमें T20 में भी देखने को मिलेगा। तो अंत में बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, ये जो घरेलू होम सीरीज हो रही है, वहाँ पर एक चीज़ आप सुनिश्चित कर लें कि T20 टीम में 11 में कौन खेलेगा। तब मुझे लगता है कि उस विश्वास के साथ दोनों में से कोई भी खिलाड़ी है वो अच्छा प्रदर्शन दे सकता है भारत के लिए। तो चलिए, अहमद कुरैशी इस समय पाकिस्तान से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं ताकि यहाँ पर भी जो मुकाबला हो थोड़ा बराबरी का रहे। अहमद भाई, हमने बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग पे अभी तक बात की है, सबा भाई हमारे साथ हैं इस समय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है, पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है? फकर जमा को टीम से ड्रॉप किया गया, ध्यानी आपके जो एक और गेंदबाज जिन्होंने भारत के खिलाफ पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, उनको भी स्टैंड बाई में रखा गया। राजीव, आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको, आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल। वेल जी, स्क्वाड अनाउंस हुआ है जब से हमारा एक वावेला यहाँ पे मचा हुआ है और एक पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर शायद वाहिद ऐसा, बाकी दुनिया की क्रिकेट टीम के भी चीफ सिलेक्टर होंगे, लेकिन पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर वाहिद ऐसा चीफ सिलेक्टर है कि जो हर बार ही जिसको बेइज्जत किया जाता है जब भी स्क्वाड अनाउंस होता है। और बेइज्जत होने की वजह भी है क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो पिछले वर्ल्ड कप के बाद से स्ट्रगल कर रहा है काफी ज्यादा, और मिडल ऑर्डर में जो है हमारे पास कोई एज सच कोई खास कारकर्दगी वाले जो प्लेयर्स हैं वो नहीं है। और उम्मीद की जा रही थी एशिया कप की परफॉर्मेंसेस के बाद कि शायद इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं जो कि बहुत जरूरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कुछ हद यहाँ पे
बोर्ड के अंदर हमारे लोग जो है वो बस कठपुतली हैं, उनको पीछे से जो पर्ची एक दे दी जाती है और वो आगे जाके पढ़ देते हैं उसी तरह से, ना उनकी अपनी कोई से है ना कुछ है। और पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रही। वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और इस तरह की सिलेक्शन की हुई है। जहां तक आपने बात की है शाहनवाज दहानी की, तो उसको प्लेइंग 11 उसको 15 के स्क्वाड से बाहर करने की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अच्छी खासी उसने बॉलिंग की है। उसके बाद अगर हम बात करें फखर जमान की, तो फखर जमान का समहाउ ड्रॉप होना बनता था, क्योंकि वो लगातार फेल होते आ रहे थे। और उनका जो बैटिंग नंबर है राजीव, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 डाउन एक ऐसी पोजीशन है बैटिंग ऑर्डर में जिसको आप बैकबोन समझते हो पूरे बैटिंग ऑर्डर की, और उस पे मुसलसल फखर जमान का फेल होना, आई थिंक ये एक मेजर रीजन था उसके टीम से बाहर होने की। सबा भाई, अगर हम रिजर्व पे आए तो हम देख रहे हैं दोनों टीमों का रिजर्व भी यहाँ दिखा रहे हैं। फखर जमा है, ध्यानी है और मोहम्मद हैरिस को यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से बात करें, दीपक शहर मोहम्मद शमी को लेके जो बहुत ज्यादा चर्चा हिंदुस्तान में भी कि उनको कैसे आप स्टैंड बाई रह सकते हैं, और श्रेयस अय्यर। क्या अब ये जो स्टैंड बाई आप देख रहे हैं, ये इनमें से कोई एक अंदर आप देखना पसंद करेंगे? जो 15 में होते तो शायद बेहतर होता। देखिए, मोहम्मद शमी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, पर वही है कि इस वक्त चूंकि अब जसप्रीत बुमराह फिट है, हर्षल पटेल फिट है, तो इसी वजह से मोहम्मद शमी की जगह बनती नहीं है। पर इसी वजह से मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को रखा गया है। इनमें से अगर ऐसे कोई भी गेंदबाज, चाहे वो हर्षल पटेल हो या जसप्रीत बुमराह हो, आने वाले वक्त में फिट नहीं हो पाता है वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर आप आसानी से मोहम्मद शमी को टीम के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि फिर आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से मोहम्मद शमी को इस वक्त स्टैंड बाय में रखा गया है, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो कभी भी उनको कहा जाए तो वो कोई भी फॉर्मेट में आकर गेंदबाजी कर सकते हैं और विकेट ले सकते हैं, जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने किया है। आपको याद होगा कि मोहम्मद शमी पूरे साल भर कोई T20 मैचेस खेलते नहीं है, सिर्फ आईपीएल वो खेलते हैं, और आईपीएल में आकर उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसी वजह से मोहम्मद शमी को इस वक्त स्टैंड बाय में रखा गया है। दीपक चहर एक और आपके पास न्यू बॉल ऑप्शन है, और वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके लिए ज़रूर साबित हो सकते हैं। उनमें वो क्षमता है स्विंग कराने की। तो ये दोनों जो पेस बॉलर्स को रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही इस तरह के स्टैंड बाइज की घोषणा की है भारतीय सेलेक्टर्स ने। मैं अहमद से एक और बात ही कहना चाहता हूँ, अहमद के ये शान मसूद को जो टीम में रखा गया है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हैदर अली का भी नाम है, तो शान मसूद को इफ्तिखार भी है। तो आपको क्या लगता है कि फखर जमा की जगह पे शान मसूद नंबर 3 पर आएंगे खेलने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि बाबर आजम आए नंबर 3 पर और शान मसूद को ओपन कराया जाए? क्योंकि शान मसूद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो एक ओपनर है। बिल्कुल सबा भाई, शान मसूद जो है वो उनकी जो क्रिकेट का ज्यादा हिस्सा है उन्होंने एज ओपनर ही खेला, और मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर तो बाबर ने समझदारी से फैसला किया तो बाबर को खुद 1 डाउन आना पड़ेगा, वरना मेरे ख्याल में जो है वो शान मसूद ही नंबर 1 डाउन आएंगे। क्योंकि उसकी वजह हमने देखी है कि यहाँ पे काफी सारे लोग ये बात भी कर रहे थे कि एशिया कप के दौरान क्योंकि बाबर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, और इसी तरह फखर जमान भी जो है वो लगातार फेल होते जा रहे थे, तो इवन टीम मैनेजमेंट की भी समहाउ ख्वाहिश थी कि बाबर आजम 1 डाउन आ जाएं और फखर जमान ओपन करें। लेकिन बाबर इस हक में नहीं थे, क्योंकि उनके ख्याल में उनके लिए जो ज्यादा सूटेबल था वो एज अ ओपनर खेलना था। तो मेरे ख्याल में ये जो है शान मसूद वो नंबर 1 डाउन ही आपको जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। जहां तक बात है हैदर अली की, अगर उनको चांस मिला तो वो प्रोबेबली चौथे या 5वें नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि हैदर अली बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है अहमद, इनके बारे में सुना बहुत ज्यादा है। बस बेसिकली सबब भाई, जो हैदर अली है ना, ये हैदर अली हो गया, या इसके अलावा जिस तरह फखर जमान है, ये आपके पावर प्ले के पावर प्ले के प्लेयर्स हैं, क्योंकि उसमें दायरे से बाहर सिर्फ 2 प्लेयर्स होते हैं, और ये पावर हिटर की तरह के जो है वो प्लेयर्स हैं, काफी ज्यादा अग्रेसिव खेलते हैं। अब ऐसे प्लेयर्स को जब आप जो है वो तीसरे या चौथे नंबर पे लेके आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो पावर प्ले के ओवर्स हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। तो फिर इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना इम्पैक्ट उस तरह से नहीं डाल सकते पावर प्ले के ओवर्स के बाद, वो उस तरह से खुल के नहीं खेल सकते जो उनका एक जो है वो पोटेंशियल होता है। तो आई थिंक ये समहाउ जो है ज्यादती एक तरह से देखने में आ रही है कि इस तरह के प्लेयर्स जो कि पावर प्ले में जाके खेलना चाहिए, उनको नीचे के नंबर्स पे आप वेस्ट कर रहे हैं, और वो नीचे के नंबर्स पे भी कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर नहीं रहे।
अहमद भाई, रिजवान का फॉर्म में होना बट स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा नीचे रहना, ये अब पाकिस्तान के लिए कैसे अब देखते हैं, क्योंकि भारत भी विकेट कीपर को लेके थोड़े से असमंजस में है। दिनेश कार्तिक को खिलाएं, ऋषभ पंत को खिलाएं, वहीं पाकिस्तान के लिए रिजवान अच्छा तो कर रहे हैं बट उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा क्वेश्चन में था जब श्रीलंका के खिलाफ मैच हारे में था वहां पे। कैसे आप देख रहे हैं रिजवान और पाकिस्तान के विकेट कीपर और हिंदुस्तान की विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट को, अगर हम एनालिसिस करें तो? अच्छा, जहां तक बात है ना आपके जो विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट है उसमें ऋषभ पंत अगर देखें तो वो हमें ठीक है ऑन एंड ऑफ नजर आते हैं, लेकिन काफी हद तक उनकी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त रही हैं अभी रिसेंट पास में। इसी तरह दिनेश कार्तिक है, वो मतलब है कि वो जब भी खेलते हैं आई थिंक कि बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आपके पास हैं। हमारा जो रिजवान है हमारे पास, अगर इन केस खुदा न खास्ता रिजवान को इंजरी हो जाती है तो मोहम्मद हारिस को इन्होंने रखा है। मोहम्मद हारिस आई थिंक कि वो उनका ना तो इंटरनेशनल कोई एक्सपोजर है सच, ना कोई इवन अभी डोमेस्टिक जो नेशनल T20 कप यहाँ पे हो रहा है उसमें भी कोई उनकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं है। तो मैं तो काफी ज्यादा कंसर्न हूँ इन की विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट को देख के, क्योंकि ऑब्वियसली जो विकेट कीपर बैट्समैन है दोनों टीम्स के अगर हम देखें तो आई थिंक इंडिया को थोड़ा सा एज हासिल है, क्योंकि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक जिस तरह की एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं वो हम सबको ही पता है। लेकिन रिजवान का जो थोड़ा सा मसला ये आ रहा है, देखें रिजवान को बहुत सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ रोज टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, मुझसे भी ये सवाल किया जाता है। लेकिन आप देखें ना कि जब दूसरे एंड से बाबर की फॉर्म उस तरह से नहीं है तो रिजवान भी बेचारा क्या करे। अब पूरी टीम एक तरह से उसके सर पे जो है वो चल रही है, अगर वो भी तेज तेज खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाएगा तो फिर हमारी टीम कहाँ स्टैंड करती है, हमने ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल जो है ना आंखें बंद करके तनकीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रिजवान का थोड़ा सा कंसर्न है और आई थिंक रिजवान उसको वो उस इश्यू को अपने देख रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं और आने वाले T20 वर्ल्ड कप में हमें वो थोड़ा डिफरेंट बैटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि अगर रिजवान भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा बैठे हैं तो फिर आपके पास पीछे मिडिल ऑर्डर वैसे ही आपका स्ट्रगल कर रहा है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो सारा प्रेशर इस वक्त रिजवान पे था एशिया कप में। बिल्कुल सबा भाई, अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जाएं और उसके बाद फिर हम पेस बॉलिंग और स्पिन डिपार्टमेंट में आए, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं शहीनशाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह के आने से थोड़ा मैचअप सा हो रहा है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में अश्विन शायद एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आज बड़ा स्टेटमेंट भी दिया डैनियल विटोरी ने कि अश्विन जो है एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले ऑलराउंडर्स की लिस्ट हम यहाँ देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल दो ऑलराउंडर इधर, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद नवाज। यानी कि अगर हम शादाब और मोहम्मद नवाज से ही पहले बात कर लें जो बहुत अच्छा करके आ रहे हैं एशिया कप में, क्या ये ट्रम्प कार्ड होंगे पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में? राजीव, ये दोनों जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, इनके वजह से ही मजबूती आ गई है इस टीम में और इन दोनों ने एशिया कप में सरप्राइज कर दिया था सभी को। मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि मोहम्मद नवाज इस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे, गेंदबाजी भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रही है। शादाब खान ने इसके पहले भी कई बार प्रभावित किया है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान के लिए, दोनों शादाब खान और मोहम्मद नवाज का टीम में आना। और जब से ये मोहम्मद नवाज की एंट्री हुई है पाकिस्तान टीम ने, वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर है जो कई बार लड़खड़ाता हुआ नजर आता है, उसको थोड़ा बहुत संभाल के रखा है मोहम्मद नवाज ने। भारत के लिए परेशानी यह है कि हार्दिक पांड्या के अलावा जडेजा का नहीं होना। अब अक्षर पटेल, मैं मान रहा हूं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो जगह बनेगी उनके लिए अब रविंद्र जडेजा के जगह पर, उसको वो ठीक तरह से फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो स्किल है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, वो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। एक जो एलिमेंट देखने वाली बात है वो कि जो जडेजा जिस तरह से फ्लोटर के रूप में खेलते थे, क्या अक्षर पटेल वो खेल पाते हैं कि नहीं, अभी तक उनको मौका मिला नहीं है। पर ये वक्त है, ये जो 6 T20 मुकाबला होने वाला है भारत का ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां पर अक्षर पटेल को एक फ्लोटर के रूप में भी अगर भारत ट्राई करे तब मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उनको और उनके एक्सपीरियंस की वजह से आने वाले मैचेस में फायदा भी मिलेगा, विशेष करके विश्व कप में। अहमद भाई, शादाब और नवाज दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान के लिए, वहीं हार्दिक पांड्या सिर्फ एक मैच में चले एशिया कप में, क्या ये एक मेजर फैक्टर होगा? और दूसरा, विराट जिस तरह के फॉर्म में, क्या पाकिस्तान में चर्चा है विराट कोहली के फॉर्म को लेके? बाबर आजम बिल्कुल फ्लॉप रहे और विराट ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बना दिए एशिया कप में।
अच्छा, पहले तो राजीव में सभा भाई की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि अक्षर पटेल पे ना आपके थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर भी होगा T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि जडेजा वाले रोल में देखना चाहेगी इंडियन जो फैंस हैं क्रिकेट के, और बिल्कुल अक्षर पटेल पे जिम्मेदारी होगी, और आई थिंक कि उनमें एबिलिटी है, वो इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। जहां तक आपने बात की है शादाब और नवाज की, तो नवाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है पिछले काफी अरसे से, और नवाज एक ऐसा प्लेयर है कि अब अगर बॉलिंग उसकी अच्छी नहीं होती तो वो बैटिंग में कुछ ना कुछ कर देते हैं, वो बैटिंग अगर अच्छी नहीं होती तो बॉलिंग में कुछ अच्छा कर देते हैं। शादाब की जहां तक बात है, शादाब का ये एशिया कप से पहले तक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये देखने में आ रहा था कि शादाब का जो बॉल है उसमें बहुत ज्यादा टर्न नहीं था। इवन कि मेरी खुद भी जो है वो बात हुई थी शादाब से इस हवाले से, और मैंने उनसे डिस्कस किया था कि आपका टर्न नहीं है बॉल में, और इस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी खुशी हुई देख के कि एशिया कप में शादाब का जो टर्न था, जो रिदम था, वो सब कुछ वापस आया, प्रॉपर वो फॉर्म में नजर आए। बैटिंग में वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, होपफुली कि उसमें भी जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जहां तक बात की आपने विराट कोहली की, तो देखें क्रिकेट जो है वो उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में कहीं पे भी हो। आई थिंक विराट कोहली जिस तरह का उनका एक पोटेंशियल है, जिस तरह से वो ओवर द ईयर्स परफॉर्म करते रहे, कोई भी क्रिकेट देखने वाला, खेलने वाला, क्रिकेट को फॉलो करने वाला होगा तो वो डेफिनेटली ये चाहेगा कि विराट कोहली अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। बाबर और उनके जहां तक बात है, तो मेरे ख्याल में बाबर ने मुझे बहुत ज्यादा एशिया कप में प्रेशर में नजर आया। मुझे नहीं पता कि उन पे किस चीज का प्रेशर था, लेकिन बाबर ने खुल के उस तरह से बैटिंग नहीं की जिस बैटिंग के लिए बाबर जाने जाते हैं। पर आई थिंक ये बाबर को जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक उनको जब बैटिंग पे वो जाए बिल्कुल रिलैक्स हो, काम हो के बैटिंग करने की जरूरत है। जिस तरह उस दिन हमने कोहली को देखा, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो सेंचुरी की, और बिल्कुल यहाँ पे भी इसको डिस्कस किया जा रहा है विराट कोहली की फॉर्म को। विराट कोहली मेरे ख्याल में दुनिया में वायद ऐसे क्रिकेट प्लेयर मैंने देखे हैं कि जो फॉर्म में हो तब भी वो न्यूज में रहते हैं, फॉर्म में ना हो तब भी वो न्यूज में रहते हैं। और मेरे ख्याल में कि दुनिया में जहाँ पे भी क्रिकेट फैंस हों, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हों, वो विराट कोहली को अच्छे से अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं। सो भाई पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में वापस आ जाएं अगर, तो शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह देखना चाहेंगे अब 23 अक्टूबर, बड़ा मुकाबला है। पर ये जो मुकाबला होगा वो जसप्रीत बुमराह वर्सेस पाकिस्तान टॉप ऑर्डर और शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस इंडिया टॉप ऑर्डर मुकाबला तो वो है। पर इसी वजह से लोग आते हैं, फैंस आते हैं। नसीम को आप बोल रहे हैं मेरे ख्याल में। नसीम शाह भी है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। शाहीन शाह अफरीदी अगर वो फिट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ह्यूज बोनस होगा, क्योंकि अभी भी उस स्पीड से स्विंग कराने वाला लेफ्ट आर्म सीम बॉलर बहुत कम आपको नजर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और जितने भी आप बड़े प्लेयर क्यों ना हो जाएं, वो एक एरिया ऑफ वीकनेस जरूर है हर एक राइट हैंड बैटर के लिए। और पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है। नसीम शाह हो गए, उसके साथ साथ जो हम लोग बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की, दो आपके पास स्पिनर्स हो गए, तो उनकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि जसप्रीत बुमराह ना केवल फिट हो पर वो अच्छे फॉर्म में आए, तभी मुझे लगता है कि इंडिया के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के पास ये स्किल है कि वो पावर प्ले में 1 ओवर डाल सकते हैं, 2 ओवर डाल सकते हैं, आप मिडिल ओवर्स में 1 या 2 ओवर डाल सकते हैं, और एंड में आके भी वो 1 या 2 ओवर डाल सकते हैं। उनके पास, उनके अंदर वो एबिलिटी है, वो स्किल है कि आप किस डिफरेंट फेजेस में उनको आप जिस तरह से भी यूज करना चाहें, यूटिलाइज करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। अब क्योंकि सभा में मैं अभी टीम देख रहा हूँ, अहमद भाई के पास चलो, उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पे 3 फास्ट बॉलर अगर पाकिस्तान के देखें, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, तीनों ही आउट एकदम जबरदस्त तरीके के तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ भुवनेश्वर कुमार और की जोड़ी है, अगर हम देखें जसप्रीत बुमराह के साथ, तो वहीं 3 तेज गेंदबाज हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब बताइए, एक तरह से कहा जाए पूरा पाकिस्तान के फेवर में जाता नजर आ रहा है बॉलिंग अटैक है। इसीलिए मैंने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत कुछ डिपेंडेंट है उनकी बॉलिंग यूनिट के ऊपर। और अगर हम उनका बैलेंस को अगर देखेंगे राजीव, तो जहां जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अगर उन्होंने अपोजिशन को 160 170 के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा है अपने गेंदबाजी के ऊपर, और जहां जहां उनके गेंदबाजों ने
रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ऑपोजिशन को, वहाँ पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी जो है उस हिसाब से निखर कर आई नहीं है। इसी वजह से अगर हम फिर से वापस आ रहे हैं इसी मुद्दे पर कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उनकी गेंदबाजी के ऊपर, इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने बल्लेबाजी के ऊपर, क्योंकि हमको लगता है कि हमारी बल्लेबाजी ज़्यादा मजबूत है और जो बॉलिंग यूनिट है वो सपोर्ट करती है बैटिंग को। पाकिस्तान की तरफ से वो उल्टा है। जी अहमद भाई, कैसे आप देख रहे हैं जो कुछ सबा भाई ने एनालिसिस किया है, पाकिस्तान की गेंदबाजी वर्सेस इंडिया की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी, और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी मैच जिता सकते हैं, बल्लेबाजी में शायद वो ताकत नहीं है जो मैच जीता है। बिल्कुल ऐसा ही है राजीव, बिल्कुल सही एनालिसिस किया और मैं 110% एग्री करता हूँ सबा भाई की तमाम बातों से और उनके एनालिसिस से। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जहां तक इंडिया की बॉलिंग की बात है ना, अगर इंडिया चाहता है कि अपनी बॉलिंग को इम्पैक्टफुल बनाए हर मैच में, तो मेरे ख्याल में जो भुवनेश्वर कुमार के ओवर्स हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उनसे जो है वो सारे ओवर्स उनसे पहले 10-12 ओवर्स में ही करा लें, क्योंकि उसके बाद हमने देखा है कि भुवनेश्वर कुमार स्ट्रगल करते हैं आखिरी ओवर्स में, उनको मार पड़ जाती है। अभी एशिया कप में भी यही हुआ है। आपने अगर गौर किया तो जब हमारा श्रीलंका के साथ फाइनल था तो जब हमारी विकेट्स गिरनी शुरू हुई तो उन्होंने जो अपने मेन बॉलर्स थे उनके 3-3, 4-4 ओवर ही करा दिए। उन्होंने एंड का वेट नहीं किया कि हम आखिर में अपने बॉलर्स को रखें, आखिर में क्या होगा, उन्होंने आखिर का सोचा ही नहीं। भुवनेश्वर कुमार की जो एबिलिटी है, आई थिंक उससे इंडिया पूरी तरह फायदा नहीं उठा रहा और एंड में जाके वो स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग की जहां तक बात है, हसनैन थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं क्योंकि हसनैन के पास पेस है, लेकिन जब से हसनैन जो है वो उन्होंने डेब्यू किया इंटरनेशनल साइड में, उनका जो मेन मसला है वो उनकी लाइन का, इवन वो बाउंसर भी अगर करते हैं तो फील्डर सारे ऑफ साइड पे लगा के और लेग स्टंप के ऊपर जो है वो बाउंसर कर रहे होते हैं। आई थिंक इस पे थोड़ा सा उनको काम करने की जरूरत है। अदरवाइज जो उनकी यॉर्कर की एबिलिटी है वो आउटस्टैंडिंग है और उसको उनको चाहिए कि उसके ऊपर फोकस करें। बॉलिंग मेरे ख्याल में अगर शाहनवाज दहानी जो है वो फिट होते हैं और अगर अल्लाह ना करे कोई इंजर्ड होता है तो दहानी को मेरे ख्याल में तो होना चाहिए था 15 के स्क्वाड में, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है कि जिसकी जो शॉर्ट बॉल एबिलिटी उसकी बहुत आउट क्लास है। वो जो जब नेशनल टीम में आए भी थे दहानी तो वो इसी वजह से आए थे क्योंकि वो शॉर्ट बॉल बहुत एक्यूरेट उनकी थी और उससे उन्होंने काफी विकेटें ली थी PSL में भी। खैर अभी तो जी जो स्क्वाड है वो भी काफी हद तक बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस्ड है। शाहीन के आने से जो है मजीद बॉलिंग यूनिट जो है वो स्ट्रांग हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग होगा वो ये देखना कि एक साइड से शाहीन आफरीदी ओवर कर रहे हो, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और दूसरी साइड से नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हो। जिस तरह से नसीम शाह की हमने पेस के साथ इन स्विंग की एबिलिटी देखी है वो आउटस्टैंडिंग रही है, तो ये देखने में मजा आएगा। और देखते हैं कि फिर इंडिया के जो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन है खासतौर पर रोहित शर्मा और KL राहुल, वो इनके साथ कैसे डील करते हैं पहले 4 ओवर्स में। तो बड़ा ही चैलेंज एकदम अहमद भाई ने रख दिया सब भाई, वाकई बड़ा ही सोच के ही रोमांच आ रहा है कि नसीम शाह और शाहीन शाह बॉल डाल रहे हो और सामने रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली उस चैलेंज को फेस कर रहे हो। क्या और राजीव मेरे ख्याल में जब नसीम और एक साइड से नसीम और दूसरी साइड से शाहीन बॉलिंग कर रहे हो और आपके रोहित और राहुल जो है वो बैटिंग कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में हमें पावर प्ले का भी वेट करने की जरूरत नहीं है। पहले 2-3 ओवर्स में ही हमें पता चल जाएगा कि मैच किस साइड जा रहा है। सब भी मानते हैं और ये शायद वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक पहलू होगा जब ये मैच होगा। और ये जो जिस तरह से बात हो रही है कि नसीम शाहीन शाह एक एंड से बॉल डाल रहे हो और रोहित और KL राहुल बल्लेबाजी कर रहे हो, पूरे मैच का रोमांच यही है कि पहले पावर प्ले में 4 या 5 ओवर आप मैच देख लीजिए, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी आपको तशफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है। एक तरफ आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस राउफ भी हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो कॉम्बिनेशन होगा 11 का कुछ वही होगा। ये 3 सीम बॉलर्स होंगे आपके पास, उसके साथ साथ दो बॉलिंग ऑलराउंडर्स शादाब खान और मोहम्मद नवाज। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ अहमद के, अगर हम इंडिया का कॉम्बिनेशन देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि इंडिया हमेशा से एक 6th बॉलिंग ऑप्शन की तरह मैदान में उतरता है। और हार्दिक पांड्या जब उन्होंने एक 6th बॉलिंग
ऑप्शन के रूप में खेला है, वहाँ पर इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, इंडिया की स्ट्रेंथ और ज़्यादा मुझे लगता है कि मजबूत नज़र आती है। पाकिस्तान के लिए वो भी एक परेशानी है, अभी तक पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 रेगुलर बॉलर्स हैं, उनके पास कोई 6th बॉलिंग ऑप्शन है नहीं, और इसी वजह से कई बार मुझे ये लगता है कि बाबर आजम हैम्पर्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई 6th बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। तो ये जो खिलाड़ी आप भाई ये जो 6th बॉलिंग ऑप्शन आपका इसमें कोई है अच्छा, आपको जो 6th बॉलिंग ऑप्शन? देखिए हमारे पास अपना फहीम अशरफ हैं, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या मसला है। अभी केपीएल में भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त वहां पे बॉलिंग की है। आई थिंक फहीम अशरफ एक ऐसे बॉलर हैं जो एक कंप्लीट ऑलराउंडर की शेप में है, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो उनको रखना चाहिए था। कुछ समझ नहीं आती क्यों नहीं रखा। और जो ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो छठा बॉलिंग ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे 12 से लेके 16वें 17वें ओवर तक। ये जो टाइम होता है ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। इसमें अगर मैच पे आपका होल्ड आ गया तो आ गया, और अगर आपके हाथ से मैच निकल गया तो निकल गया, क्योंकि आखिरी 3 ओवर इतने ज्यादा डिसाइडर नहीं देखे। बेशक में भी हमने देखा है कि जो टीमें 11वां 12वें ओवर से लेके 16वें 17वें ओवर तक जो है वो ग्रिप अपनी होल्ड करती है मैच पे, तो वो टीम ज्यादा सक्सेसफुल रही है। तो फहीम अशरफ एक ऑप्शन था लेकिन उसको नहीं कंसीडर किया। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, क्योंकि इस तरह की सिलेक्शन समझ से बाहर है। अब आपके जो 3 मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, खुशदिल, इफ्तिखार और आसिफ अली, ये क्रॉस खेलने वाले हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। यूएई की पिचेस पे इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, लगातार ये लोग फ्लॉप होते रहे हैं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सबा भाई और राजीव, आप लोग भी मुझसे एग्री करेंगे। मैं यहाँ पे भी आज ही एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि पाकिस्तान जब 2 मैच जीता अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो आप खुद सोचें कि अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हम मैच जीते तो हम अफगानिस्तान की बेवकूफी की वजह से जीते, अपनी एबिलिटी की वजह से उस तरह से नहीं जीते, क्योंकि उन्होंने 2 फुल टॉस दे दी और हम मैच जीत गए। दूसरी तरफ जो इंडिया वाला मैच था उसमें जब ऋषभ पंत ने थ्रो की वो नहीं लगी, फिर अर्शदीप ने थ्रो की वो नहीं लगी, तो 2 रन बन गए। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में एक ये कल्चर मैंने देखा है कि हम लोग जब मैच जीत जाते हैं तो हम लोग जो है या टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि मैच क्योंकि हम जीत गए तो इसका मतलब है हमने मिस्टेक्स नहीं की। हमें इन मिस्टेक्स को अपनी ओवरकम करना पड़ेगा। मेरा जो मेन कंसर्न है वो ना बॉलिंग है, जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि ऊपर से अगर हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो सारा बोझ आता है मिडिल ऑर्डर पे, और वो भी अगर फेल हो जाएगा तो फिर आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे 130 140 करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई लेकिन जो मैं पाकिस्तान का स्क्वाड देख रहा था, जो एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जब हम अपने स्पिन डिपार्टमेंट में जा रही है, युजवेंद्र चहल और आर अश्विन है, दूसरी तरफ उनके पास शादाब और नवाज, दोनों बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बैटिंग में बड़ा कंट्रीब्यूशन। और अगर हम चहल को ले, चहल की बैटिंग बिल्कुल नहीं ले, अश्विन तो चलिए थोड़ा बहुत T20 में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। क्या वहां पर पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है नंबर 6-7 पे मैच, जहां पे आप चाहते हो कि लोअर ऑर्डर थोड़ा कंट्रीब्यूट करे? पर इनिशियल आपको आर अश्विन मैच खेलेंगे नहीं राजीव, आपके लिए मैच जो खेलेंगे वो अक्षर पटेल और तो आपको लग रहा है वो मोहम्मद नवाज और शादाब के बराबर है? आपको लग रहा है बैटिंग एबिलिटी की बात आपको खिलाना पड़ेगा। वैसे राजीव आपको नहीं लगता कि आप लोगों का जो एक स्पिनर है एक कम है? क्यों, हमारे पास ऐसे भी 3 स्पिनर्स हैं, इसके अलावा और कितने स्पिनर लेंगे? 3 स्पिनर है और 4 सीमर्स हैं आपके पास। तीसरा स्पिनर क्या मोहम्मद वसीम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर? उस्मान कादिर है ना। अच्छा, उस्मान कादिर नहीं उस्मान कादिर है, लेकिन उस्मान कादिर खेलेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो शादाब ही खेलेगा। उस्मान कादिर जो है वो रिजर्व में है। देखिए पाकिस्तान के साथ एडवांटेज ये है कि उनके पास नंबर 7 और नंबर 8 पर अगर हम मोहम्मद नवाज की बैटिंग ऑर्डर को देखिए, ये अलग बात है, इनको बीच बीच में पाकिस्तान प्रमोट करता रहता है, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनको। लोअर जो मिडिल ऑर्डर है, जो नंबर 7 नंबर 8 पर उनके पास प्लेयर्स हैं। जनरली अगर हम सभी अंतर्राष्ट्रीय टीमों को देखेंगे तो नंबर 7 पर आके सभी की बल्लेबाजी खत्म हो जाती है, नंबर 8 से उनके रेगुलर जो बॉलर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। अगर नंबर 8 पे भी और नंबर 9 पर अगर आपके पास कोई ऐसा है जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकता है, जो पाकिस्तान के पास नजर आ रहा है, जिस तरह से नसीम शाह ने वहाँ के रन बना दिए, जिस तरह से मोहम्मद नवाज ने बल्लेबाजी की, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए। वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है। पर अगर हम रिसर्च करेंगे सारे इंटरनेशनल T20 मैचेस में, तो नंबर 8 को मुश्किल से 3 या 4 गेंदें मिलती हैं खेलने के लिए। नंबर 7 बैट्समैन को नंबर 7 से लेकर 10 बॉलें खेलने का मौका मिलता है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि आप 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतरें, और नंबर 7 के पास आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, जिस तरह से भारत के पास है इस वक्त, चाहे जडेजा हो
या फिर अक्षर पटेल क्यों ना हो। अब अहमद भाई, दो चीजें हुई हैं, इंडिया ने पैडी ऑप्टन बुला लिया, आपने मैथ्यू हेडन बुलाया, क्या फर्क पड़ रहा है? मैथ्यू हेडन का कोई से है सिलेक्शन में, या जो टीम चुन के दी जा रही है उससे ही वो वार्तालाप करेंगे? मैथ्यू हेडन 10,000 रन है, नहीं, मेरा नहीं नहीं है क्या सिलेक्शन में कोई से है। मैथ्यू हेडन जो है उनको जो टीम दी जाएगी उसी को लेके चलेंगे, उसी के साथ जो है वो काम करेंगे। और उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया था, याद होगा आपको लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में। बेसिक जो चीज थी वो जो टीम के अंदर हमारी ले गया है वो एक एग्रेसिव अप्रोच थी, एक एग्रेसिव माइंडसेट था। क्योंकि मैथ्यू हेडन का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने खुद भी सारी जिंदगी एग्रेसिव क्रिकेट ही खेली है। आई थिंक कि उनके आने से काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जहां तक सिलेक्शन की बात है उसमें उनकी कोई से नहीं है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट ही जो है वो अनाउंस जब की गई तो उस वक्त जहां तक मेरी इतलात है स्क्वाड फाइनल हो चुका था, हमारा स्क्वाड सिर्फ अनाउंस लेट हुआ है। सवाई, आप कैसे देख रहे हैं मैथ्यू हेडन जिस तरह पाकिस्तान की टीम के साथ दोबारा जोड़े गए, वो कितना बड़ा, और पैडी ऑप्टन भी एशिया कप से आ गए थे टीम के साथ, कितना फर्क पड़ता है जब आप इस तरह की शख्सियत टीम के साथ जोड़ते हैं? तो दोनों का रोल अलग है जी। पैडी ऑप्टन यहाँ पर एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की तरह है, मैथ्यू हेडन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की तरह नहीं है, वहाँ पर एक मेंटर के तरह से काम करेंगे। और अहमद ने सही कहा कि मैथ्यू हेडन एक अलग किस्म का डायमेंशन लेकर आते हैं, उनका अप्रोच हमेशा से रहा है तीनों फॉर्मेट में कि आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी है। तो हो सकता है यहाँ पर एक चांस होगा कि हम एक नए माइंडसेट को देखें पाकिस्तान की तरफ से, जो कि पिछले विश्व कप के बाद भी नजर नहीं आया है। पाकिस्तान अभी भी उनके बल्लेबाजी पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहा है। और भारत ने बहुत बड़ा चेंज किया है कि भारत अब एक एग्रेसिव बल्लेबाजी करता है। तो मुझे लगता है कि मैथ्यू हेडन का टीम के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद यही होगा कि वो भी यही चाहेंगे कि जो अप्रोच है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो या फिर मिडिल ऑर्डर हो, वहां पर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिले। अहमद भाई, फाइनल रिएक्शन आपका और सबा भाई का ले लेते हैं। अब क्योंकि एक एक मुकाबला बराबर रहा एशिया कप में, वर्ल्ड कप में हम हारे 21 में, अब 22 में कैसे आप एक देख रहे हैं? साइकोलॉजिकली क्या एडवांटेज होगा मेलबर्न में, क्योंकि मैच है, बड़ा मैदान, और बड़े मैदान पे शोल्डर्स भी बहुत मजबूत चाहिए आपको थ्रोस पहुंचाने के लिए। कैसे आप देख रहे हैं ये इस मुकाबले को? कितना पाकिस्तान में इस बात को लेके क्या कुछ बातें चल रही हैं, इंडिया पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप में पहला मैच खेल रहे हैं, और क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक बनती जा रही है, आप किसी भी टूर्नामेंट में पहला मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान को खिलवा दें? अच्छा राजीव, पाकिस्तान में तो लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, और इंडिया में भी आई एम श्योर यही चाहते होंगे कि इंडिया जीते। एक विश होती है, एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अभी तक जो 3 मैचेस हुए हैं तीनों के तीनों यूएई की कंडीशंस में हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आर फॉर डिफरेंट देन यूएई कंडीशंस। दूसरी चीज, जहां तक बात है मैच का, देखें ये मेरे ख्याल में T20 जो क्रिकेट है वो इतनी अब एक तरह से फास्ट और इतनी चेंज हो गई है कि उसमें कुछ आप ज्यादा प्रिडिक्ट कर नहीं सकते। और इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को लेके तो वैसे कोई प्रिडिक्शन आप कर ही नहीं सकते। मैंने तो हैंड्स अप कर ली है पहले ही कि मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा। दूसरी जहां तक बात है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, तो देखें बिल्कुल अब यहाँ पे भी अभी से ही जो है वो वावेला मचा हुआ है। इंडिया में भी वावेला हो रहा है, पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आई थिंक जो है आईसीसी को भी ये चीज समझ आ गई है कि सबसे जो मेजर एक ऐसा मैच जिसको सेंटर ऑफ द आई भी हम कह सकते हैं वो इंडिया पाकिस्तान का ही मैच होता है। और पहले मैच से एक ये फायदा होता है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो वहीं से शुरू से डेवलप हो जाता है। और मेरे ख्याल में प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक एक तो उनको पहले ही जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल लेते हैं पहला मैच ही, तो एक सोर्स ऑफ रिलीफ आ जाता है अगर जीते हैं तो। लेकिन अगर हारें तो फिर वो आपको भी पता है अच्छी तरह से कि क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा मुकाबला। मैं जो चीज देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि क्योंकि हमारी बॉलिंग यूनिट काफी स्ट्रांग है और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं, जो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, तो उसमें ये देखना होगा कि हमारे बॉलर्स किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो स्किल्स हैं उनको एग्जीक्यूट
करते हैं, और दूसरी तरफ से आपकी जो साइड है, बैटिंग साइड है, वो उसको किस तरह से डील करती है, क्योंकि सीम के साथ साथ स्विंग भी मिलेगा और उसको डील करना काफी हद तक मुश्किल होगा। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जो टीम अच्छी तरह से प्रेशर को डील करेगी, जो ज्यादा जल्दबाजी में नहीं होगी, टेक्निकली खेलेगी, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी, वही टीम जीतेगी। और ऑन पेपर इंडिया की टीम स्ट्रांग है, लेकिन वो तो एशिया कप में भी स्ट्रांग थी, पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रांग थी। ऑन पेपर जो टीम है वो मेरा नहीं ख्याल कि अब ज्यादा मैटर करती है। जिस तरह की क्रिकेट होगी ये उस दिन पे ही आपको पता चलता है कि कौन सी टीम कितने पानी में है। जी सबा भाई, फाइनल रिएक्शन आपका। ये जो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का पिछले कुछ टूर्नामेंट से हम देख रहे हैं 2021 से, खास तौर से पहला मैच इंडिया पाकिस्तान, एशिया कप पहला मैच इंडिया पाकिस्तान, वर्ल्ड कप पहला मैच इंडिया पाकिस्तान, क्या रीजन आप देख रहे हैं कि पहला मैच रखा जा रहा है? सही भी है, रखना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे बड़ा मैच हो ट्रेडिशनल राइवल्स के बीच में होना चाहिए। और जब भी इस तरह के मैचेस होते हैं बहुत महीने पहले से इसके जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। अभी भी जहाँ तक मुझे खबर आ रही है कि टिकट्स जो हैं वो बिक चुकी हैं। मेलबर्न में मैच होने वाला है, उसी तरह से एशिया कप में जो हुआ था, अब आने वाले वक्त में भी यही देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ये जनरेट करता है ये मैच, और दोनों तरह के फैंस जो हैं वो लगे रहते हैं। मुझे याद है कि ये 2015 की बात है जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था विश्व कप में मेलबर्न में, वहाँ पर मैं था मैच देखने के लिए, और किस तरह का क्राउड आया था, अनबिलीवेबल। और दोनों ही टीमों के क्रिकेट फैंस मैदान में मौजूद थे, और उस तरह का एक्साइटमेंट जो है, उस तरह का जो स्पेक्टिकल है वो बहुत कम बार क्रिकेट के मैदान में नजर आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका। अहमद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2022 में हमने 2 मुकाबले देखे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और अब तीसरे मुकाबले का सबको इंतजार है जो मेलबर्न में खेला जाएगा। और इंटरेस्टिंग होगा कि मेलबर्न की इस महाभारत में कौन दुर्योधन बनता है और कौन अर्जुन बनकर तीर निशाने पे लगाता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ हमारे इस चर्चा में जुड़े।